बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ में सीमावर्ती क्षेत्र में मिलन पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलन सीमा क्षेत्र में आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की। वहीं त्रिभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आदि कैलाश कुंज और साथ ही गुंजी क्षेत्र, माना क्षेत्र, हर्षिल का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री है। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतने सारे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने सिर्फ दौरा नहीं किया, उन्होंने इन क्षेत्रों में काम कर रहे हमारे सैन्य कर्मियों, आईटीबीपी सहित हमारे अर्धसैनिक बलों और सभी सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया है। और इतना ही नहीं, आपने उनकी होली या दिवाली समारोह भी देखा होगा। इस बार वे नौसेना के साथ थे। कभी वे सीमा क्षेत्र में होते हैं, कभी वे दूसरे क्षेत्र में होते हैं। उनकी हर कार्यवाही का उद्देश्य भारत की सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना, और उन्होंने इस क्षेत्र में हमारे ग्रामीणों का मनोबल भी बढ़ाया है। जोहार क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर की जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक यात्रा है, उस यात्रा को इस क्षेत्र में भी प्रारंभ करने के लिए हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आप सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आदि कैलाश, जोलिंगकोंग, गुंजी क्षेत्र, माणा क्षेत्र, मुखवा, हर्षिल, सभी क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है। वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। केवल दौरा ही नहीं किया है, इन क्षेत्रों पर काम करने वाले हमारे सेना के लोग, हमारे पैरामिलिट्री के, आईटीबीपी समेत सभी संस्थानों के लोग, सभी सुरक्षा बलों के लोग, उनके मनोबल को बढ़ाने का भी काम किया है। और इतना ही नहीं, उनकी कोई होली, दिवाली, अभी आपने देखा होगा, इस बार वो नेवी के लोगों के साथ थे। कभी सीमांत क्षेत्र में होते हैं, कभी वो किसी क्षेत्र में होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, कभी सियाचिन में चले जाते हैं, कभी हिमाचल के किसी बॉर्डर पर चले जाते हैं। उनका हर काम भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने का भी होता है। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड की पावन वादियों में स्थित भारत का प्रथम लेखन गांव 3 से 5 नवंबर 2025 तक एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है। इस अवधि में यहां भारतीय साहित्य, संस्कृत, कला और हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार को समर्पित स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का आयोजन होगा। 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पूर्व मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संरक्षण, मार्गदर्शन और स्पर्श हिमालय फाउंडेशन के तत्वाधान में लेखक गांव में संपन्न होगा। इसमें 60 से अधिक देशों के साहित्यकार, कलाकार, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और युवा रचनात्मक भाग लेंगे, जो भारतीयता और सृजन और साथ ही आपको बताते चले सृजनशीलता के संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। आपको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको बड़ी प्रकार समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए। यदि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये 3 राज्य एक साथ इन तीनों का तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस संबंध में महत्वपूर्ण बयान दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हमें अब केवल तारीख तय करनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन और सरकार के बीच
समन्वय बताते हुए पूरी प्रक्रिया पर विचार किया जा चुका है। भट्ट ने आगे कहा कि आपको बताते चले, बीजेपी संगठन को और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। संगठन की मजबूती का काम किया जा रहा है और पदाधिकारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, हमारी टीम अभी पूरी नहीं बनी है। अभी हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बहुत जल्दी हम 10, 11, 12 में हम अपने जो मोर्चों की प्रदेश की टीम घोषित करेंगे। अभी हमारे मोर्चों की जिला अध्यक्ष घोषित होने हैं, बाद में जिले की टीम घोषित होनी है, फिर मंडलों की टीम घोषित होनी है। हमारी बहुत बड़ी फौज बननी है। हमारा जो तंत्र है इतना बड़ा है और बूथ तक के कार्यक्रमों की संरचना बनाई है। आप देखेंगे जनवरी माह तक हमारे पूरे संगठन का स्वरूप तैयार करना। कैबिनेट के बारे में मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से संकेत दिए, बहुत जल्दी उसकी तिथि आएगी। उस पर बहुत दिन लगने वाले नहीं है। एक दिन में शपथ नहीं, कोई भी तिथि किसी भी दिन आ सकती है। तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन और 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्य में सैनिक कल्याण एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने दोनों सम्मेलनों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह सम्मेलन प्रदेश के किसानों और पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से सरकार उनकी समस्याओं को समझने और समाधान की दिशा में ठोस पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं आपको बताते चले, राज्य स्थापना दिवस पर इस बैठक के दौरान आपको बताते चले समीक्षा की गई, जहां मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 6 नवंबर को हल्द्वानी के पूर्व सैनिक सम्मेलन और 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्य के सैनिक कल्याण एवं आपको बता दें कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने दोनों सम्मेलनों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह सम्मेलन प्रदेश के किसानों और पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से सरकार उनकी समस्याओं को समझने और समाधान की दिशा में ठोस पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मैं इस दौरान समीक्षा बैठक की गई, जहां किसानों और जवानों को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां उनकी समस्याओं को समझने और समाधान की दिशा में एक ठोस पहल भी मंत्री गणेश जोशी ने बताया। 7 नवंबर को पंतनगर में सम्मेलन होना है, जिसे लेकर मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की है। राज्य स्थापना दिवस पर यह सम्मेलन होना है, जिसे लेकर समीक्षा बैठक की गई। साथ ही तमाम तैयारियां भी की गई, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी इस दौरान दिया गया। वहीं राज्य स्थापना दिवस को लेकर अब सरकार सख्त हो रही, साथ ही सभी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकें की जा रही है। राज्य स्थापना दिवस पर यह सम्मेलन होना है, जिसे 7 नवंबर को पंतनगर में सम्मेलन होना है, जिसे लेकर मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों की इससे विस्तृत जानकारी भी ली, साथ ही उन्हें निर्देशित भी किया गया। सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश भी इस बैठक के दौरान, समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए गए। मंत्री गणेश जोशी के तहत राज्य स्थापना दिवस पर यह सम्मेलन होगा, जिसे लेकर सभी तैयारियों का आपको बताते चले कि जानकारी लेने के लिए इस समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों संग उन्होंने चर्चाएं भी की। तो
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद की, आपको बता दें, कई करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें 23.16 करोड़ रुपए की लागत के शिलान्यास में 61.88 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्य भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है वे पिथौरागढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर भी साबित होंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। ये एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आज सहकारिता मेले के माध्यम से जहां हमने 23 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं करीब 62 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे पिथौरागढ़ जनपद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सहकारिता में स्पर्धा की बजाय सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता किसी भी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का कार्य है। आज की नई पीढ़ी के लिए हमारी ये सहकारिता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज की पीढ़ी, आज की जो नई पीढ़ी है, वो जल्दी से जल्दी स्वावलंबी बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और स्वयं स्वरोजगार को आगे बढ़ाना चाहती है। और आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का जो महत्व है, पहले से और कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के अंदर अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया। आज आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है। आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा आज हमारी 24 औषधियां जन औषधि केंद्र के रूप में, समितियों के रूप में भी कार्य कर रही है, जिनमें ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां सस्ते दामों पर मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों में कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी एक पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध रहेगी।
इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से अब तक 800 नए पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां पिछले वर्ष किसानों से मंडवा की खरीद एमएसपी 42 रुपये 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडवा की खरीद को 48 रुपये 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आज प्रदेश की सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से की अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी धनराशि आज सहकारी बैंकों में लोग अपना विश्वास जता रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पिथौरागढ़ जनपद सहित संपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको अभी भाई अजय टंटा जी बता रहे थे, आप सबको पता होगा कि 12 अक्टूबर 2023 को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही हमारे पिथौरागढ़ में आए थे। उससे पहले वो सीमांत क्षेत्र जौलीगोंग आदि कैलाश की उन्होंने यात्रा की थी। गुंजी जैसे सीमांत क्षेत्र को गए थे। जागेश्वर धाम का भी उन्होंने दर्शन किए थे। और आप सबको पता है कि उनके उस क्षेत्र में जाने के बाद किस प्रकार से आप वहां आने वाले पर्यटक, दर्शनार्थी, श्रद्धालु और भक्तगण पूरे देश और दुनिया से आ रहे हैं। वो पिथौरागढ़ वालों को इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर कारोबार बढ़ा है, पूरा क्षेत्र हमारा ये। आज मैं कल रात मुनस्यारी में था, आज फिर सवेरे में मिलन में था, तो मुनस्यारी के लोगों ने भी मुझे बताया कि आदि कैलाश यात्रा के प्रारंभ हो जाने से अजय भाई कि न केवल पिथौरागढ़ बल्कि आसपास के क्षेत्रों का भी व्यापार तेजी से बढ़ा है, अन्य काम धंधे तेजी से बढ़े हैं और हमारे यहाँ पर अपार संभावनाएं पिथौरागढ़ जनपद में हैं। उसको लेकर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। मिलन क्षेत्र को, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उस क्षेत्र में क्या संभावना है और जब आदि कैलाश का क्षेत्र डेवलप होगा, वहां आने वालों की संख्या बढ़ेगी। मिलन क्षेत्र, मुनस्यारी क्षेत्र, हमारा पंचाचूरी का क्षेत्र, बेरीनाथ का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जब हमारे विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से पिथौरागढ़ का भी विकास बहुत तेजी से होगा। हम जहां अनेक योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं ज्वालापुर क्षेत्र में देर रात गौ सेवक पवन भगवा ने टीम ने गौ तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया। टीम ने जुर्स कंट्री के पास गौवंशों से भरी एक गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से 3 गौवंशों को सुरक्षित मुक्त कराया गया। घटना के दौरान गौ तस्कर मौके से ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जहां सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो वहीं आपको बताते चले, वन भगवा टीम की ये कार्यवाही जो है सामने आई है, जिस दौरान गौ तस्कर मौके से ही गाड़ी छोड़कर फरार, इस साथ ही गौ तस्करी का प्रयास नाकाम होता नजर आ रहा है। तो वहीं पवन भगवा टीम की ये कार्यवाही, जिस
जिसके तहत आपको बताते चले गौ सेवकों ने पकड़ी गाड़ी और साथ ही से लेकर गाड़ी पर तोड़फोड़ भी की है। नहीं, वहीं कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं पीड़ित नाबालिग छात्रा के परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर न्याय की गुहार लगाई, तो वहीं घटना को लेकर लोगों का आक्रोश भी बढ़ने लगा है। नाबालिग छात्रा को विशेष समुदाय के कुछ लोगों द्वारा खाने की किसी चीज में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिलाने के बाद दुष्कर्म घटना सामने आ रही है। वहीं कोतवाल सुनील कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग बच्ची के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर 4 लोग, जो कि फरमान, जिसान, सुहेब और एक नाम और है फरदीन, 4 नाम है जो वीडियो उसका बना रहे हैं। और वीडियो बनाने के बाद कई लोगों में उसने वीडियो को वो किया हुआ है, तो उस वीडियो को कोई भी शेयर ना करे, उसे डिलीट करे और ऐसे लोगों को फांसी हो, क्योंकि जघन्य अपराध है। और भी इससे चैन कितनी जुड़ी है, और लोगों को भी नशीला पदार्थ खिलाकर वीडियो बनाकर मजबूर किया जा रहा है। आपने देखा होगा रामनगर पुलिस को एक महिला द्वारा उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के सतत प्रयासों से राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों तक हवाई संपर्क लगातार सुदृढ़ हो रहा है। अब विमान सेवा के जरिए दिल्ली से लेकर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ तक की दूरी सुगम हो गई है। सरकार के इस कदम से पर्यटन को नया आयाम मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवाओं के विस्तार से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, पहाड़ों तक पहुंची हवाई सुविधा, विमान सेवा से घटी ये दूरियां से लेकर अब दिल्ली पिथौरागढ़ सफर और भी सुगम और को बताते चले आसान हो गया। उत्तराखंड सरकार के सतत प्रयासों से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों तक हवाई संपर्क लगातार सुदृढ़ हो रहा है। अब विमान सेवा के जरिए दिल्ली से लेकर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ तक की दूरी सुगम हो गई है। सरकार के इस कदम से पर्यटन को नया आयाम मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवाओं के विस्तार से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन आसान हो गया और आर्थिक विकास को नई गति भी मिली है, जिससे लोगों को आवाजाही में भी सुविधा हो रही है। साथ ही अब पहाड़ों तक पहुंची है हवाई सुविधा। तो वहीं हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई जूनियर ट्रैफिक फोर्स की पहल लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। इस अनोखे अभियान में स्कूली बच्चे ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चों ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को रोका और उन्हें समझाया कि जिंदगी की सुरक्षा सिर पर हेलमेट से ही शुरू होती है। एक बच्चे ने जब एक व्यक्ति को बिना हेलमेट रोका तो उसने मुस्कुराते हुए वादा किया कि अब से हर बार हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएगा। तो इन बच्चों ने समझाया कि नियमों का महत्व क्या होता है। बच्चे बने सुरक्षा दूत, जिसके चलते हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर शुरू हुई जूनियर ट्रैफिक फोर्स की पहल लोगों के लिए प्रेरणा बन रही। इस अनोखे अभियान से स्कूली बच्चे ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चों ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को रोका और उन्हें समझाया कि जिंदगी की सुरक्षा सिर पर हेलमेट से ही शुरू होती है। एक बच्चे ने जब एक व्यक्ति को बिना हेलमेट रोका तो उसने मुस्कुराते हुए वादा किया कि अब से हर बार हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएगा। वे आपको बताते चले, बच्चों ने समझाया नियमों को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।